हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जिस समय आप वीडियो देख रहे हो, रात के लिए गुड नाइट, इवनिंग के लिए जो भी हो। बेटा आज से क्लास 11th का वीडियो मैं शुरू कर रहा हूँ। जो बच्चे हाई स्कूल पास आउट हैं या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इंटर के बाद 11th के लिए, 11th चूँकि बेस है और केमिस्ट्री का बेस 11th से ही स्टार्ट हो जाता है, तो 11th क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है 12th क्लास के लिए या फिर कंपटीशन के लिए, क्योंकि इसी बेस से आप आगे स्टडी कर पाओगे। ठीक है। और दूसरी बात, हाई स्कूल और 11th में बहुत अंतर है। आप हाई स्कूल में इतनी मोटी किताब पढ़ते हो साइंस की, ठीक है, पूरी साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, लेकिन आप फर्स्ट ईयर में जब आ जाओगे ना तो केमिस्ट्री की इतनी मोटी मोटी 2 किताब, तो बहुत डिफरेंस है। तो हाई स्कूल की पढ़ाई में क्वेश्चन आंसर देखा जाता है, यहाँ क्वेश्चन आंसर बन जाता है, देखा नहीं जाता है। बात समझ रहे हैं ना आप? तो बेटा हम क्लास 11th का स्टडी करेंगे। और दूसरी बात कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स का लिंक मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, नोट्स आपको मिलता रहेगा। ठीक है, क्लियर है? तो क्लास 11th की हम बात करेंगे केमिस्ट्री। इसमें बेटा 3 ब्रांच होगा। एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है? फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हालांकि केमिस्ट्री की बहुत सी ब्रांच होती हैं, बायो केमिस्ट्री होता है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री होता है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होता है, तो सब नहीं पढ़ना आपको। ठीक है। और थर्ड वन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे केमिस्ट्री की 3 ब्रांच हम देखेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। इसमें जो पहला चैप्टर होगा, मैं सब लिख दे रहा हूँ, नोट्स में सब लिखा हुआ है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है। सेकेंड वन इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है। थर्ड वन इज क्या है? स्टेट ऑफ मैटर। अगला क्या है? थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। यह सब नीट और जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। फिर आएगा इक्विलिब्रियम में 2 चीज़ है। एक है केमिकल इक्विलिब्रियम, इसी में होगा पार्ट 1, और एक दूसरा होगा आयनिक इक्विलिब्रियम। EQM मतलब होता है इक्विलिब्रियम। ठीक है। और लास्ट वन इज रेडॉक्स रिएक्शन। तो 1 2 3 4 5 6, तो फिजिकल केमिस्ट्री में कुल 6 चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है। इसमें आओ बेटा, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, फिर देखो केमिकल बॉन्डिंग, फिर आएगा हाइड्रोजन, फिर क्या आएगा? हाइड्रोजन, फिर आएगा एस ब्लॉक एलिमेंट, और लास्ट वन इज ब्लैक बोर्ड थोड़ा छोटा, व्हाइट बोर्ड, पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है। तो इसमें कुल आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है। बुक में पहला चैप्टर ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा चौथा ये होता है। ठीक है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब हम पढ़ेंगे ना तो तुरंत पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, क्योंकि यह तीनों चैप्टर आपस में कोरिलेट है। मैं पढ़ाऊंगा कोरिलेट है, तो यह इन दोनों चैप्टर का यह बेस है। मेरी बात समझ में आ रहा है? यह भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ा दिया जाएगा, रखने वाली चीज़ें हैं। ठीक है। पी ब्लॉक आप 12th क्लास में भी पढ़ेंगे, लेकिन कुछ इसमें पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में, कुछ सेकेंड ईयर में। क्लियर है? यहाँ पे आओ, यहाँ पे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और दूसरा है हाइड्रोकार्बन। 3 चीज इसमें है, एल्कीन एंड
एल्काइन। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ऑर्गेनिक में 2 ही चैप्टर। नहीं बेटा, यह बहुत ब्रॉड ब्रांच है। इसमें आईपीएसी में पढ़ाऊंगा, आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा, मेरी बात समझ में आ रहा है, एस्टिमेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री की जान है, मेरी बात समझ, केमिस्ट्री की क्या है, जान है। क्लियर हो रहा है? तो बेटा यह सिलेबस, एक चैप्टर और है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इसको कहीं भी कहीं भी रख सकते हो, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ये पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि यह आप सब जान रहे हो, रटने वाली चीज़ें हैं। तो बेटा यह चैप्टर पूरा 11th क्लास का आपका सिलेबस है। ठीक है, आपको नोट्स में मैं दिया हूँ, लेकिन एक बार आप देख लो और वीडियो आप देखते रहोगे तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो स्किप करके आगे बढ़ाते जाओगे तो फिर आपकी समस्या उत्पन्न होगी। बेटा मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप बात थारोली मेरी मानोगे तो आपको कोचिंग नहीं करना पड़ेगा। अपने सीनियर से आप पूछो, आपको कोचिंग नहीं करना पड़ेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। बस बात मानिए, जैसे पढ़ाया जा रहा है, जैसे लिखाया जा रहा है, जो बात कही जा रही है उसको बात मानिए। ठीक है, तो पहला चैप्टर मैं शुरू करूंगा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट। पहला चैप्टर होगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। कहानी वहानी मैं नहीं बताने वाला हूं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्लियर बेटा? सबसे पहले केमिस्ट्री की डेफिनेशन हम जानेंगे, सब छोटी छोटी टॉपिकें हैं। केमिस्ट्री क्या होता है बेटा? आप जान रहे हो बेटा कि मैटर आप सब जान रहे हो, जिसके पास अपना खुद का मास हो और जो स्पेस को ऑक्युपाई करता हो वह सब्सटेंस या क्या कहलाता है, मैटर। हिंदी में बोलेंगे द्रव्य। क्या बोलेंगे? द्रव्य। क्लियर हो रहा है? तो मैटर के कंपोजिशन की क्या कंपोजिशन है, मैटर का स्ट्रक्चर क्या है, मैटर की प्रॉपर्टी क्या है। तो किसी भी मैटर के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टी की जो स्टडी करते हैं साइंस के जिस ब्रांच में, दिस ब्रांच इज नोन एज केमिस्ट्री। क्लियर हो रहा है? किसी भी द्रव्य के कंपोजिशन मतलब संगठन, उसका स्ट्रक्चर, आकार, उसकी प्रॉपर्टी, चाहे फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, वह विज्ञान के जिस शाखा में करते हैं वह शाखा या वह ब्रांच क्या कहलाती है, रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री। क्लियर हो रहा है? बोलो। अब देखो, मैटर आप जान ही रहे हो। मैटर, एक मिनट थोड़ा मिटा दे इसको, क्लासिफिकेशन नहीं बता दें। मैटर की बात करते हैं बेटा। मैटर क्या हो? स्पेस ऑक्युपाई करता हो, ऑक्युपाई एंड इट हैज़ ओन मास, और अपना खुद का क्या हो, मास हो। तो बेटा यूनिवर्स में सब कुछ मैटर, दिस इज अ मैटर, आई एम ऑल्सो मैटर। मतलब जो भी स्पेस ऑक्युपाई करता हो और जिसका खुद का द्रव्यमान हो उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? अब देखो, मैटर को हम 2 पार्ट से क्लासीफाई करेंगे। एक फिजिकल क्लासिफिकेशन होगा, फिजिकल क्लासिफिकेशन, एंड सेकेंड वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर हो रहा है? तो फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर मैटर 3 प्रकार का होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हालांकि बहुत होता है, प्लाज्मा होता है, तो सब डिफरेंट कंडीशन देते हैं। द्रव्य की कई अवस्थाएं होती हैं, 5 मैक्सिमम, 3 ही हमको पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, इधर देखो, केमिकल में हम 2 पार्ट से क्लासीफाई करेंगे, एक होगा प्योर और दूसरा होगा मिक्सचर। पहला क्या होगा, प्योर, और दूसरा क्या होगा, मिक्सचर। प्योर में भी हम 2 पार्ट में क्लासीफाई करेंगे, एक होगा एलिमेंट, क्या होगा, एलिमेंट, और दूसरा होगा कंपाउंड।
तत्व और यौगिक, तत्व हो गया और क्या हो गया, यौगिक, ठीक है। एलिमेंट भी 3 प्रकार का होगा, मेटल होगा, नॉन मेटल होगा, धातु, अधातु और उपधातु, मेटलोइड्स, सब बता रहा हूँ, सबकी डेफिनेशन में क्लियर कर रहा हूँ, मेटलोइड्स, ठीक है। और कंपाउंड भी 2 प्रकार के बेटा होंगे, एक होगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और लास्ट सेकेंड वन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर हो रहा है बेटा। तो प्योर मतलब शुद्ध, शुद्ध फॉर्म, किसी भी मैटर का शुद्ध फॉर्म 2 प्रकार से होगा, केमिकली हम क्लासीफाई कर रहे हैं बेटा। तो उसमें हम एलिमेंट की बात करेंगे और कंपाउंड की बात करेंगे। तो एलिमेंट भी 3 प्रकार का हो गया, कंपाउंड भी 2 प्रकार का हो गया, और मिक्सचर भी 2 प्रकार का होगा। फर्स्ट वन इज होमोजेनस मिक्सचर एंड सेकेंड वन इज हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो यह पूरा मैटर का क्लासिफिकेशन हो गया। एक एक को हम क्लासिफाई कर देखे हैं, एक एक के डेफिनेशन को हम ठीक से समझेंगे। हालांकि आप हाई स्कूल से सब पढ़ते आ रहे हो, लेकिन मैं एक बार इसको मगअप करूंगा, थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, ठीक है। मिटा रहा हूँ, एक बार देख लीजिए, नोट्स मिलता रहेगा। बढ़े आओ। हाई स्कूल के बच्चे तो प्रमोट कर गए हैं, एग्ज़ाम होगा नहीं, तो प्लीज़ जितने भी 10th क्लास के बच्चे जिनको भविष्य में IIT PMT नीट में जाना है, वो तैयारी अभी से शुरू कर दें। एक चीज़ और, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब जिससे कोई मैटर बना हो, मैटर बना हो, कोई मैटर जिस पार्टिकल से मिलके बना हो ना बेटा, उसी को कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलते हैं। जनरली 3 ही प्रकार का होता है, एक होगा एटम, आगे बात करेंगे हम लोग, दूसरा क्या होगा मॉलिक्यूल्स, और तीसरा क्या होगा आयंस, ठीक है। तो मैटर आयन से मिलके बन सकता है, मैटर आयन मतलब NaCl, अरे नमक, मॉलिक्यूल से मिलके बना हो सकता है, एटम से मिलके बना होता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे बेटा फिजिकल क्लासिफिकेशन का, सब आप जान रहे हो, थोड़ा सा हम इस पर ब्रीफ कर दे रहे हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैंने क्या कहा है, 3 प्रकार का होगा। फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकेंड वन इज लिक्विड, थर्ड वन इज गैस, ठीक है। सॉलिड क्या होता है बेटा? सॉलिड वह सब्सटेंस या वह मैटर होगा, मैंने बोला मैटर किससे बना होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से। किससे बना होता है बेटा? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है ना, वह रेगुलर वे में अरेंज होता है, उनके बीच डिस्टेंस 9 के बराबर या बहुत ही कम होता है। देखो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है ना, रेगुलर पैटर्न में अरेंज हो, रेगुलर पैटर्न में अरेंज हो। सॉलिड में जो लिक्विड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो, वह सॉलिड के इतना रेगुलर पैटर्न में अरेंज नहीं होगा, और इनके बीच डिस्टेंस क्या होगा इसकी तुलना में ज़्यादा होगा। डिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, तो क्या कह सकते हैं कि सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम या 9 के बराबर होता है, ठीक है। लिक्विड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा, वह सॉलिड से क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। तीसरी बात हम करते हैं क्या? गैस। गैस में सबसे ज़्यादा इर्रेगुलरिटी होगी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का, और इर्रेगुलरिटी होने के कारण इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इन दोनों से क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। पहला अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर क्या होगा? इसका डेफिनेट शेप होता है, और डेफिनेट क्या होता है? वॉल्यूम होता है। इसका डेफिनेट क्या होता है? केवल वॉल्यूम होगा, डेफिनेट शेप इसका नहीं होता है, सब आप जान रहे हो। इसका न ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है, न ही डेफिनेट शेप होता है। किसका? गैस का। दूसरा अंतर क्या है कि सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम होगा, डेफिनेट शेप होगा। लिक्विड में डेफिनेट वॉल्यूम होगा लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होगा।
तीसरा अंतर क्या है, सॉरी गैस में क्या है, इसमें डिफिनिट न ही डिफिनिट वॉल्यूम होगा न ही डिफिनिट शेप होगा। तीसरा अंतर क्या हो सकता है, तीसरा अंतर क्या होगा समझो, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या बहुत नज़दीक है, इस नाते यह क्या होगा बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, यह हार्ड नहीं होगा, यह सबसे कम हार्ड होगा। बोलो अब यहाँ जब यह हार्ड होगा तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, किसकी, सॉलिड की। इन दोनों की डेंसिटी सॉलिड की तुलना में क्या होगी, कम होगी। तो यह 4-5 अंतर है जो आप क्लास 9th और 10th में पढ़ते आ रहे हो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये बस हल्का सा मैंने ब्रीफ किया है, ये कहीं पूछता वछता नहीं, लेकिन आपको जानना है। क्लियर है? अब आओ अब बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन, जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते क्या हैं, मतलब वाइवा एवं पूछ दिया जाता है कि यह एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। बहुत से बच्चे नहीं बता पाते हैं, लेकिन आप बताएंगे। ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन में पहला प्योर में क्या था, एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, विच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। वह सब्सटेंस जिसमें एक ही प्रकार का एटम हो, एक ही प्रकार का एटम हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। क्लियर हो रहा है? बोलो समझ में आ रहा है? जैसे NaCl एलिमेंट नहीं है, उसमें Na भी और Cl भी है, एलिमेंट नहीं है। तो वह सब्सटेंस या वह मैटर जिसमें एक ही प्रकार का एटम से मिलके बना हो, दिस इज नोन एज एलिमेंट। एलिमेंट को मैंने क्या किया है, 3 पार्ट में क्लासीफाई किया है। पहला क्या था, मेटल, दूसरा क्या था, नॉन मेटल, और तीसरा क्या था, मेटलॉइड्स। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अब देखो, हालांकि डेफिनेशन जानते हो मेटल की, सब तुम जानते हो, पीट के चादर बना देंगे, काट के खींच के तार बना देंगे, काटने से चमक उत्पन्न होती है, सब बेहुदा डेफिनेशन है। ठीक है, इसका जो मेन डेफिनेशन होता है ना, जिसके पास टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन त्यागने की हो, अभी समझ नहीं आएगा तो हाँ मैं अभी नहीं जाऊंगा, अभी मैं सिंपल डेफिनेशन 9th 10th वाला बता रहा हूँ। मेटल क्या होगा, जिसके अंदर क्या हो, लस्चर हो, दूसरा मैलिएबिलिटी हो, मैलिएबिलिटी मतलब पीट के चादर बना दें, तीसरा डक्टिलिटी हो, चौथा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो। ठीक है, जनरली यह क्या होता है, सॉलिड होता है। मेटल क्या होता है, सॉलिड होता है, एक्सेप्ट Hg को छोड़कर। Hg मरकरी एक ऐसा मेटल है जो सॉलिड नहीं होता है, क्या होता है, लिक्विड होता है। मैं D ब्लॉक में पढ़ाऊंगा ऐसा क्यों होगा, मेरी बात समझ में आ रहा है? और जिसको भी जानना ऐसा क्यों होता है, वो ट्रांजिशन एलिमेंट बाय MP सिंह सर्च करोगे तो उसमें मिल जाएगा। यह देखो, यह क्या होता है, यह सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। यह ब्रिटल होता है, ब्रिटल मतलब भंगुर, हल्का सा मतलब हल्का सा मारेंगे तुरंत टूट जाएगा, कमजोर, ब्रिटल होता है। ठीक है, यह तीसरा होगा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत से डेफिनेशंस हैं। मेटलॉइड्स की क्या होगा, विच है दोनों, जिसके पास दोनों की प्रॉपर्टी हो, दोनों की प्रॉपर्टी हो, किसकी किसकी, मेटल की और नॉन मेटल की, मेटल की और नॉन मेटल की, उसको क्या बोलेंगे, मेटलॉइड्स। हिंदी में याद कर लो, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सिलेनियम और जर्मेनियम। ठीक है, AS, SB, BI, सिलेनियम और जर्मेनियम, दीज आर मेटलॉइड्स। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सिलेनियम और जर्मेनियम आर मेटलॉइड्स। क्लियर हो रहा है? कुल 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके हैं। 92 एलिमेंट जो होता है वह नेचुरल होता है और 26 एलिमेंट जो है वह मैन मेड है, वह मैन मेड है। 118 एलिमेंट की कुल खोज की जा चुकी है, जिसमें 92 क्या है, नेचुरल है, जो नेचर्स में पाए जाते हैं, और जितने बच रहे हैं वो सब मैन मेड है। मेरी बात समझ में आ रहा है? और पीरियोडिक टेबल में यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट रखे गए हैं उनको बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट।
ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। अभी आप कहेंगे सर क्या पढ़ा रहे हैं, आप पीरियोडिक टेबल देखो ना, यूरेनियम जहां लिखा हो यू, उसके बाद जितने भी एलिमेंट होंगे उसको बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। क्यों? क्योंकि वह सारे एलिमेंट मैन मेड है, मतलब लैब में उसको सिंथेसाइज किया गया है। क्लियर हो रहा है? यह सब आप जान रहे हो, अच्छी तरह से जान रहे हो, आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक बार और देख लो ठीक से, उसको मिटा दे रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब बातें करते हैं कंपाउंड। फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो मास। फिक्स्ड रेशियो मास। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड वह सब्सटेंस होता है जो कि दो या दो से अधिक एलिमेंटों के कॉम्बिनेशन से किसमें, फिक्स्ड रेशियो मास में बनता हो, वह सारा चीज क्या कहलाता है? कंपाउंड। यहां पे क्या लिखा बेटा? फिक्स्ड रेशियो मास। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, यहां दो एलिमेंट है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। H2O लेते हैं, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर क्या, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, इनमें एलिमेंट क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन। यहाँ पर H2O कंपाउंड, इसमें क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसका कितना होता है? 12, यहाँ 2 है तो 32। 12-32 तो नहीं रहोगे एटॉमिक मास वेट, बताऊँ कैसे आएगा। ठीक है, अगर रेशियो निकाला जाए तो 4×3=12, 3:8। तो मतलब यहाँ पे कार्बन 3, ऑक्सीजन 8। इसी रेशियो में जब कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन होगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह यहाँ पर 2 और इसका 16, 1:8। जब 1:8 के रेशियो में हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होगा तो क्या बनेगा? H2O बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब किसी एलिमेंट के फिक्स्ड रेशियो मास से कंबाइन होकर कोई भी सब्सटेंस बनता हो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड। अब 3:8 को कंबाइन चाहे पृथ्वी पे करो, चाहे मंगल ग्रह पे करो, चाहे चंद्रमा पे करो, तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा। लेकिन रेशियो हमेशा कितना होना चाहिए? 3:8। उसी तरह 1:8 रेशियो को हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कंबाइन करोगे तो हमेशा क्या बनेगा? H2O बनेगा। क्लियर हो रहा है? कंपाउंड को हम 2 पार्ट में क्लासिफाई किए थे। एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, वह कंपाउंड जो नॉन लिविंग से प्राप्त होता हो, नॉन लिविंग से प्राप्त होता हो, ऑब्टेन बाय नॉन लिविंग सोर्स, जैसे समुद्र से प्राप्त हो, अर्थ क्रस्ट से प्राप्त हो, अर्थ पृथ्वी से, तो वह सारे कंपाउंड क्या कहलाते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड विच इज ऑब्टेन बाय नॉन लिविंग सोर्स, जस्ट लाइक अ सी, अर्थ क्रस्ट, उसको क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत से एग्जांपल हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, K2SO4, बहुत से एग्जांपल है यार, H2SO4। बात समझ में आ रहा है? और ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड विच इज ऑब्टेन बाय लिविंग सोर्स। किससे हो? लिविंग सोर्स, और जिसमें क्या हो? कार्बन हो। जिसमें क्या हो? कार्बन हो, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? शुगर हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा, बेंजीन एक्सेट्रा। क्लियर हो गया? तो यह कंपाउंड हो गया। कंपाउंड 2 प्रकार का हो गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर हो रहा है? आगे देखो, अब मिक्सचर की बात कर रहे हैं, फिर कंपाउंड मिक्सचर में अंतर देख लें, खत्म, आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। मिक्सचर क्या होता है? जो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट या 2 या 2 से अधिक कंपाउंड, मतलब मिक्सचर वह सब्सटेंस होगा जो 2 या 2 से अधिक एलिमेंटों के कॉम्बिनेशन से बनता हो या 2 या 2 से अधिक कंपाउंडों के कॉम्बिनेशन से बनता हो, लेकिन यहाँ पर कोई भी फिक्स्ड रेशियो मास नहीं होना चाहिए।
कंपाउंड फिक्स रेशियो में होता है, मिक्सचर कोई भी फिक्स रेशियो में नहीं होता है। तो मिक्सचर क्या होता है? जो दो या दो से अधिक एलिमेंटों के कॉम्बिनेशन से बनता हो या दो से अधिक कंपाउंडों के कॉम्बिनेशन से बनता हो, लेकिन वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई कंडीशन, किसी प्रकार का कोई मास का रेशियो नहीं देखना है। 1 किलो डालो, 2 किलो डालो, 5 किलो डालो, वह सारा चीज़ क्या कहलाएगा? मिक्सचर कहलाएगा। क्लियर हो रहा है? कंपाउंड मिक्सचर में पहला अंतर क्लियर हुआ। मिक्सचर में क्या हो गया? दो प्रकार का, होमोजीनस मिक्सचर और दूसरा क्या है? हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर, यह क्या होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पे नो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, समझो मतलब, जैसे एग्जांपल लो, वाटर प्लस चीनी मिला दोगे तो पानी ही प्राप्त होगा, चीनी उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, गायब हो गया, तो क्या कहलाएगा? होमोजीनस। ठीक है, वाटर प्लस सैंड, बालू, तो क्या जो बालू वाला पानी बनेगा होमोजीनस होगा? उसमें बालू आपको दिखाई देगा, तो हेट्रोजीनस होगा। क्लियर हो रहा है? तो होमोजीनस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिलाते हैं ना, तो सॉल्यूट पूरी तरह से डिसअपीयर हो जाए, या कुछ भी जो मिलाए जिसकी मात्रा ज़्यादा उसमें कम मात्रा वाला पूरी तरह से घुल जाए, उसी में चला जाए, उसी के साथ हो जाए, तो होमोजीनस। और पानी में बालू मिला दें, कितनों पानी की संख्या बढ़ाते जाएंगे, बालू कहेगा हम नहीं घुलेंगे, क्या कर लोगे बे? तो सैंड नहीं घुलेगा तो कि कहेगा पानी से क्या कर लोगे बे? तो नहीं घुलोगे, रहो बेटा, तब क्या कहलाओगे? हेट्रोजीनस। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया मिक्सचर, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। क्लियर है बेटा? अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं मिक्सचर और कंपाउंड में अंतर। मिक्सचर और कंपाउंड में अंतर, पहला क्या है? यह कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट का भी हो सकता है और कंपाउंड का भी हो सकता है। यह केवल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, केवल। ठीक है। दूसरा, नो फिक्स्ड रेशियो, किसी भी प्रकार का रेशियो हमको नहीं चाहिए मास का, यहाँ पर फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास। तीसरा, यहाँ देखो, तीसरा, जैसे मान लो H2 एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, यहाँ पर H2O बन गया कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पर गैस, यहाँ पर गैस, तो जो कंपाउंड बन रहा है ना, इसका नेचर, कंपाउंड का जो नेचर होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट अंतर है, कंपाउंड का जो नेचर होगा अपने एलिमेंटों से डिफरेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, जनरली डिफरेंट ही होता है। जैसे देखो, यहाँ पर यह दोनों गैस, यहाँ पर क्या बन गया? लिक्विड, पहला डिफरेंस। अब देखो, ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन आग जलाने के लिए जरूरी, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं तभी आग जलता है। हाइड्रोजन भी आग पकड़ लेता है, लेकिन H2O से हम आग बुझाते हैं। अंतर समझ में आ रहा है? तो कहने का क्या मतलब है कि जो भी कंपाउंड बन रहा है वह अपने एलिमेंटों से क्या शो करेगा? डिफरेंट शो करेगा। वो फिजिकल डिफरेंट भी हो सकता है और केमिकल डिफरेंस भी हो सकता है। मेरी बात समझ में? सब नोट्स में लिखा है, आपको समझना केवल है। यहाँ पर क्या है? यह मॉडरेट होगा, मतलब मान लो यह A मिला रहे हैं और B मिला रहे हैं, तो जो एलिमेंट, जो मिक्सचर बनेगा वह A का भी शो कर सकता है और B का भी शो कर सकता है, तो मिडवे होगा, दोनों के बीच का मिडवे होगा। समझो, जैसे मान लो हमने चीनी लिया, पानी लिया और नींबू लिया, तो जो शरबत बनेगा वह मीठा भी होगा, पानी का भी टेस्ट आएगा और नींबू का खट्टापन भी आएगा। नहीं समझ में आया? क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर जो शरबत बना ना, नींबू, चीनी, पानी का, तो इन तीनों से मिलके बना, और जो मिक्सचर है, उस मिक्सचर में इन तीनों का टेस्ट आ रहा हो। कहने का क्या मतलब, जो भी मिक्सचर बनेगा, चाहे वो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बने, चाहे वो कंपाउंड कॉम्बिनेशन से बने, उनमें दोनों का टेस्ट या दोनों की प्रॉपर्टी शो कराएगा। किसमें? मिक्सचर में। लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होगा। ठीक है।
और भी बहुत छोटे छोटे अंतर हैं। इसको एलिमेंटों में बाद में फिर सेपरेट नहीं कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन यह आसानी से अपने कंस्टिट्यूएंट में टूट सकते हैं। ठीक है, तो बेटा यह मिक्सचर और कंपाउंड में 2-3-4 अंतर हो गए जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, और जो आपको जानना भी चाहिए। यह बेसिक्स था, अभी और आगे भी बेसिक आप जानेंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो प्लीज़, आप प्रमोट हो चुके हैं, 11th में जा चुके हैं, पढ़ाई स्टार्ट आज से ही कर दो। ठीक है, आज से ही कर दो। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।